हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। एंड आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और आप लोग के डिमांड पे ये वीडियो बनाई जा रही है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को कवर किया था, और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। और इसमें आपको गारंटी देंगे कि यहाँ से आपको 100% 10 मार्क्स का एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पे तो अगर हो सकता है आपको 20 मार्क्स जो है क्वेश्चन यहीं से मिले, लेकिन मैं 100% गारंटी दूंगा कि 10 मार्क्स को आप लोग को आएगा ही। ठीक है, तो फटाफट से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दे ताकि उसको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वो कौन से क्वेश्चन जो आप लोग के लिए मैं लेके आया हूँ, और काफी इजी आसान भाषा में आप लोग को बताऊंगा। बिल्कुल आप लोग को समझ में आएगा। समझिए कि एक ही क्लास में आपको सारा क्वेश्चन बिल्कुल जिंदगी भर के लिए याद हो जाने वाला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछ रखा है कि मानव भूगोल के 4 उपक्षेत्रों के नाम लिखें। इजीली आप लोग लिख लेंगे कि मानव भूगोल के 4 उपक्षेत्र पूछ रखा है, तो क्या हो जाएगा। देखो पहले आप लोग को आंसर लिखना है कि मानव भूगोल के 4 उपक्षेत्र निम्नलिखित है। पहला जो है जैसे संसाधन भूगोल हो जाएगा, ये भी मानव भूगोल का उपक्षेत्र है। कृषि भूगोल होगा, निर्वाचन भूगोल हो जाएगा, उसके बाद सांस्कृतिक भूगोल हो जाएगा, सामाजिक भूगोल हो जाएगा। इस तरह से जो है ये मानव भूगोल के उपक्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इजीली आप लोग लिख लेंगे संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, ठीक है, सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, निर्वाचन भूगोल। तो ये सारी चीजें जो है मानव भूगोल के उपक्षेत्र है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, काफी लाजवाब सा क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रवास से संबंधित किन्हीं 2 आकर्षक कारक का उल्लेख करें। ठीक है, अब देखो मेनली जो प्रवास, पहले आप लोग समझ जाइए प्रवास है होता क्या है कि जब हम लोग किसी जगह पे रहते हैं लंबे समय से या कोई भी समय से, ठीक है, किसी भी कारणवश से हम लोग उस स्थान को छोड़ के कहीं अन्य जगह अपना मतलब ट्रांसफर कर लेते हैं अपने आप को, कहीं और जगह हम लोग स्थान को जगह के रहने लग जाते हैं, उसी को हम लोग प्रवास कहते हैं। अब प्रवास जो है आप लोग किसी जगह को 2 मतलब कारणों से आप लोग छोड़ सकते हैं। ठीक है, चाहे हो सकता है आपके पास कोई मजबूरी हो, उस वजह से छोड़ सकते हैं, या फिर कोई अच्छा अवसर की तलाश में, या फिर अपने खुशी के लिए कि मुझे नहीं इस सब माहौल में नहीं रहना, मुझे कोई अच्छा माहौल में रहना, मुझे अच्छा फैसिलिटी वगैरह चाहिए। तो एक ये होता है कि अपने खुशी के लिए कोई इंसान छोड़ता है, और कोई क्या होता है कि मजबूरी में छोड़ता है। तो 2 वजह होता है, मैं सिर्फ आपको अपनी भाषा में समझा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो 2 वजह होते हैं, तो इसी तरह ठीक प्रवास के 2 वजह होते हैं। होते हैं अपकर्षक कारक, एक होते हैं प्रतिकर्षक कारक। तो अपकर्षक में क्या होता है कि अपनी इच्छा होती है, अपनी खुशी होती है। ठीक है, तो याद रखना अपनी इच्छा अपनी खुशी औ से शुरू होता है, तो अपकर्षक भी औ से शुरू होता है। ठीक है, और प्रति मतलब लगता है कि उल्टा हो रहा है, प्रति। ठीक है, तो प्रतिकर्षक में क्या होता है कि मजबूरी होता है, इंसान किसी मजबूरी के कारण उस जगह को छोड़ रहा है। ठीक है, जैसे अचानक से भूकंप आ गया, कहीं पे बाढ़ आ गया, तो क्या वो खुशी से छोड़ रहा है उस जगह को? नहीं, मजबूरी में छोड़ रहा है। ठीक है, कोई महामारी आ गया, बीमारी आ गया, क्या करेगा वो? मजबूरी में छोड़ रहा है उस जगह को, है ना। तो ये सब जो हो जाएगा प्रतिकर्षक कारक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा जाएगा क्या, 2 अपकर्षक कारणों को लिखें। तो देखो कैसे लिखेंगे, जैसे रोजगार की तलाश। अब देखो कोई इंसान रोजगार के लिए तो क्या अपने खुशी के लिए जा रहा है ना, इस जगह को क्या हो जाएगा कि अक्सर लोग जो है यहाँ प्रवास करता है कि वो अच्छे रोजगार का अवसर प्राप्त कर सके। ठीक है, जिसको हम काम और रोजगार भी आपको ऑब्जेक्टिव बनाता है, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। ठीक है, तो ये अपने ये हो गया शिक्षा। अब शिक्षा भी क्या है, एक्टर का अपने जो है इस चीज के लिए अपने फ्यूचर बनाने के लिए युवा छात्र अक्सर शिक्षा के लिए प्रवास करते हैं। जैसे विद्यार्थी अन्य शहरों या देशों में अच्छे कॉलेज विश्वविद्यालय के अध्ययन करने के लिए जाते हैं। तो हम लोग को 2 लिखना, ये हो गया। जैसे अनु या आपका लिख सकता है कि काम और रोजगार हो गया, शिक्षा हो गया। ठीक है, और हो सकता है कि कोई अलग अलग जगह घूमने के इरादे से हो गया, बहुत तरह का हो सकता है। आप लोग बस समझ लीजिए कि अपनी खुशी के लिए जो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए जाता है उसको आप कर सकते। मजबूरी से जैसे महामारी हो गया, भूकंप आ गया, प्राकृतिक आपदा आ गया, ये सब चीज में क्या होता है, मजबूरी में जाता है, तो वो प्रतिकर्षक कारक हो गया। क्लियर है, समझ में आ गई ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिंग संरचना के बारे में आपको पूछिए तो कैसे बताना। देखो आप लोग सबसे पहले जानते हैं लिंग क्या होता है, कि लिंग से हमको पता चलता है कि कोई जो है लड़का है या फिर लड़की है। कोई जो इंसान जो है वो क्या है, लड़का है या लड़की है, इसका जो निर्धारण जो वो लिंग ही करता है। ठीक है, तो वही उसी की बनावट के बारे में पूछ रहा है कि लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं। तो लिंग संरचना का मतलब होता है कि किसी जीव के शरीर विशेष हिस्सा, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि लिंग संरचना का मतलब होता है कि किसी जीव के शरीर के विशेष हिस्सों का, जैसे कि उनके उपांग या शरीर की दिखावट जो दिखते हैं और दिख करके हम लोग लग जाता है। अब क्या कुछ बाहरी से हम लोग नहीं पता चलता कि ये लड़की है या लड़का है, तो वही चीज को हम कह सकते हैं। उससे कुछ ऐसी बनावट होती है जिससे हम लोग पहचान जाते हैं कि हाँ ये लड़का है या लड़की है। जैसे लड़की की कुछ कुछ चीजें जो आप लोग देख करके पता चलता है, जैसे बाल का लंबे होना, और कुछ कुछ चीज आप लोग देख के लग जाते हैं उसके बॉडी की बनावट वगैरह से, तो लग जाता है कि हाँ ये लड़की है। ठीक है,
और उसी तरह लड़का के बाल की बनावट देखिए, मूंछ आना, दाढ़ी आना, ये सब चीज़ों से अब लग जाता है कि हाँ ये लड़का है। तो यही चीज़ बनावट, इसी को हम लोग कहते हैं लिंग संरचना, है ना। तो आसान भाषा में हम लोग समझ जाए, जैसे कि उपांग या शरीर की दिखावट जैसे दिखते हैं वो पुरुष या महिला, इसका मतलब ये है कि हम किसी व्यक्ति का लिंग यानी पुरुष या महिला को देखकर समझ सकते हैं। जैसे कि पुरुष का उपांग और महिला के उपांग अलग होते हैं, इसमें हम उनकी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं लिंग संरचना, यानी लिंग की बनावट, इंसान की बनावट। तो दोनों की बनावट अलग अलग होती है, दोनों में तो लगता है कि यहाँ इंसान ही है, लेकिन दोनों की बनावट, लड़की की बनावट अलग होती है, उसका ढांचा अलग होता है, उसमें जो है मूंछ वगैरह, दाढ़ी वगैरह नहीं होता है, आप लोग को पता है, लड़का में होता है। तो ये सारी चीज़ें जो अंतर होती है आप लोग को ईजिली पता होगा, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रखा हम लोग को, रोपण कृषि के किन्हीं 4 फसलों के नाम लिखो। बताओ यहाँ पे रोपण कृषि के किन्हीं 4 फसलों के नाम लिखने बोल रहा है, तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए रोपण कृषि कृषि क्या होता है, कि रोपण की कृषि कृषि होता है जिसमें जो है लोग जो है फायदा कमाने के लिए बनाए थे, यानी ऐसे छोटी, मतलब ऐसी कृषि होती है जिसमें अधिक मुनाफा होती है, ठीक है उसमें। तो रोपण कृषि में उगाई जाने वाली जो 4 फसलें, जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, गन्ना हो गया, कपास हो गया, इस सब में जो है बहुत ज़्यादा फायदा होता है किसानों को, है ना। तो हमारा जो रोपण कृषि में ये सारी चीज फसलें जो आ जाएगा, जैसे रबर भी आ जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। रोपण कृषि को आप लोग सोचते हैं कि रोप की जिसको लगाया जाता है तो वो रोपण कृषि, वो गलत फहमी है, रोप के नहीं, जिसमें अधिक फायदा कमाया जाता है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा मतलब आंसर जो होगा इस प्रकार आप लोग को देना है, ठीक है। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन रोपण मतलब कृषि है, ठीक है। तो वहाँ पे धान रहता है, मक्का रहता है, तो ये सब चीज़ नहीं है, धान मक्का गेहूँ ये सब जो है रोपण कृषि के अंतर्गत नहीं आते, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 को देखिए, 5 में क्वेश्चन क्या पूछ रखा आप लोग को, कह रहा है कि सहकारी कृषि से क्या समझते हैं, या फिर सहकारी कृषि क्या है। काफी लाजवाब सा क्वेश्चन है। आंसर कैसे आप लोग लिखेंगे, सहकारी कृषि एक विशेष प्रकार की कृषि होती है, इसमें क्या होता है कि किसान मतलब बहुत से समूह मिलकर के काम करते हैं, अकेले नहीं कर पाते, ठीक है। 2 4 5 10 किसान मिलकर के बड़े पैमाने में करते हैं, ठीक है। समूह में जुटकर कार्य मतलब कृषि का कार्य करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसान संगठित ग्रुप के साथ कृषि की उत्पादन और पैदावार, उनकी खरीद और उनकी बाजार में पहुंच का साझा रूप में प्रबंधित करते हैं। तो मेनली आपको समझ में आएगा, ग्रुप ग्रुप में जो कृषि करते हैं, बहुत सारे 2 4 10 आपस में किसान मिल गए, और क्या होता है कि इसमें जो है अकेले इंसान को परिश्रम लेना पड़ता है, और काम जो है बहुत मात्रा में होता है, सब कोई अलग अलग अपना हैंडल करता है, ठीक है। तो इससे फायदा भी अच्छा होता है। तो यहीं पे मतलब सहकारी कृषि उसी को कहते हैं, कि सहकारी कृषि क्या होता है, एक विशेष प्रकार की कृषि होती है जिसमें किसान जो है समूह में मिलकर के कार्य करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग को वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोतों का उल्लेख करें। काफी लाजवाब सा क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोतों का उल्लेख करें, डेफिनेटली पता होगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो, पहला हम लिख देंगे औद्योगिक कारखाने। इससे क्या कैसे होता है कि विभिन्न औद्योगिक से कारखाने से क्या होता है कि वायु प्रदूषण के स्रोत हो सकते हैं, जैसे इसमें धुआं निकलता है, धूल निकलता है, विभिन्न वायु प्रदूषण उत्पन्न होती हैं, ये सारी चीजें से जो है क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। दूसरा हो सकता है ऊर्जा उत्पादन। ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रक्रियाओं में वायु प्रदूषण के स्रोत होते हैं, जैसे कि बिजली उत्पादन के लिए जलवायु परियोजना, ऊर्जा में स्रोतों में प्रदूषण जैसे कोयला और पेट्रोलियम सब जलता है, धुआं वगैरह होता है ना। तो ऊर्जा वगैरह उत्पादन के लिए भी जो वायु को प्रदूषण करना पड़ता है, जैसे कोयला जलाएगा तो ऊर्जा होगा, तो कोयला से क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा, पेट्रोल जलाएगा धुआं निकलेगा, है ना। फैक्ट्री वगैरह होगा तो उसमें भी धुआं निकलेगा। तो ये सब चीज़ों से वायु प्रदूषण होता है, तो आप लोग इजीली इसको भी लिख लेंगे, है ना। ऊर्जा का उत्पादन हो गया, उद्योग कारखाना हो गया, मोटर वाहन हो गया, गाड़ी वगैरह, ठीक है। तो ये सब चीज़ से आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, कह रहा है कि उत्तर भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोत जो है वो क्या है। काफी लाजवाब क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन। देखिए कैसे आप लोग को लिखना है, उत्तर भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या है। तो उत्तर भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या होगा, जैसे नलकूप हो गया, नहरें हो गया, तालाब हो गया, नदियां हो गया, ये सारी चीजें जो है उत्तर भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं। लेकिन जो प्रमुख जो माना जाते हैं वो नहर है, ठीक है। नहर और नलकूप, तालाब वगैरह, जो तालाब जो पूछा जाता है, मेन जो तालाब जो है ये दक्षिण भारत में होता है। कहाँ पे होता है सिंचाई का प्रमुख स्रोत, ये दक्षिण भारत के सिंचाई के प्रमुख स्रोत है तालाब, ठीक है। नदियां भी है उत्तर भारत की, ठीक है। तो याद रखना आप लोग को, ऑब्जेक्टिव में आता है कि दक्षिण भारत में सिंचाई के प्रमुख स्रोत क्या है, तो तालाब। उत्तर भारत में सिंचाई के प्रमुख स्रोत मतलब स्रोत, तो नहर रहेगा तो नहर मानना है, नलकूप रहेगा तो नलकूप ही रहना है, या नदियां रहेगा, ठीक है। तो इस तरह, तो किसी एक में तीनों रहेगा ऑप्शन, तो किसी एक में पूछे तो नहर मानना आप लोग को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर हम लोग को कि ऊर्जा के नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय स्रोत में अंतर स्पष्ट करें। तो डेफिनेटली सबको पता होगा, ऊर्जा के 2 स्रोत होते हैं, एक होते हैं नवीकरणीय, एक होते हैं अनवीकरणीय, ठीक है।
देखो नवीकरणीय, आप बताते हैं नवीकरणीय क्या होता है कि ऐसी ऊर्जा होती है जिसको हम लोग, मतलब दोनों प्राकृतिक ऊर्जा होती है, चाहे वो नवीकरणीय हो या अनवीकरणीय, ये दोनों प्राकृतिक ही ऊर्जा होती हैं। लेकिन इसमें क्या है, कुछ होते हैं ऐसे ऊर्जा जिसको हम लोग भविष्य में खत्म कर सकते हैं, जिसकी मात्रा सीमित है। जैसे 10,000 है किसी संख्या, तो ये सीमित है। और जिसको अनलिमिटेड होता है वो उसका मतलब कभी खत्म ही नहीं कर सकते। तो प्राकृतिक में कुछ ऐसी ऊर्जा है जिसकी मात्रा सीमित है, और कुछ ऐसी ऊर्जा है जिसका कभी खत्म किया जा ही नहीं सकता है, ठीक है। तो जो सीमित है, जिसको खत्म कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय, और जिसको कभी खत्म ही नहीं कर सकते हैं तो उसको हम कहते हैं नवीकरणीय, ठीक है। तो नवीकरण में जैसे क्या जाएगा कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में जो है, जो असीमित मात्रा में उपलब्ध है, जैसे कि सूरज, ठीक है, ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सबको कभी खत्म कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। सूरज को कैसे खत्म कीजिएगा? हवा को कैसे खत्म कीजिएगा बताओ? जलवायु कैसे खत्म कर सकते हैं? जल को कैसे खत्म कर सकते हैं? तो ये सब चीज़ क्या आ जाएगा, नवीकरणीय में आ जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। और इसी इसमें और दो चार पॉइंट देख लिए। ये स्रोत प्राकृतिक रूप में बढ़ती है और साइकिल लेती है, इसलिए इन्हें नवीकरणीय कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ों को अगर हम खत्म करना चाहेंगे तो खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये रिसाइकल होते रहता है। जैसे हवा को आप जैसे लेते हैं, निकालते कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और ये पेड़ पौधा लेता है, फिर ऑक्सीजन बना के देता है, यानी रिसाइकल होते रहा है, यानी चेंजिंग होकर के फिर वही में आता है। जैसे आप जल ले लीजिए, जल को आप पीते हैं, फिर वो निकालते हैं, फिर वो नदी में बह के, फिर नदी से वाष्प बन के, फिर बादल, फिर पानी, यानी ये हमारा बार बार आते ही जा रहा है, ठीक है। जैसे सूर्य लेते हैं, उसको एनर्जी के रूप में लेते हैं, फिर दूसरे दिन आ जाता है। तो ये रिसाइकिल डेली होते रहता है, तो इसलिए जो है कभी जो है, इसलिए इसको नवीकरणीय नाम भी है, यानी हर दिन नया करना, ठीक है। इसी वजह से इसको नवीकरणीय कहा गया है। इसका उपयोग करने से जलवायु परिवर्तन के कारण प्रदूषण कम होता है। नवीकरणीय जो चीज़ों जो है, प्राकृतिक वाला, ये नवीकरणीय वाला जो संसाधन है, इसको यूज करने से प्रदूषण जो है कम होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अनवीकरणीय पर। और अनवीकरणीय क्या होता है, जैसे मैंने बता दिया, इसका उल्टा होगा, इसका सीमित होगा, ये कभी खत्म हो सकता है, ठीक है। आणविक ऊर्जा के स्रोत जो सीमित मात्रा में होती है, बता दिया आप लोग को, जैसे कि खत्म होने वाले, जैसे ईंट हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब को खत्म कर सकते हैं। कोयला अभी है, कई हो सकता है 10 साल, 50 साल, 100 साल के बाद कोयला खत्म हो जाए, पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा ना। ये स्रोत प्राकृतिक रूप से सीमित होती है और एक बार खत्म हो जाने पर पुनः पैदा नहीं किया सकता, इसलिए हम इसको अनवीकरणीय कह सकते हैं, ठीक है। इसका उपयोग करने से ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के कारण प्रदूषण भी होती है। तो याद रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, कोयला चूर्ण में प्रदूषण होगा, पेट्रोल करने में प्रदूषण होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया नवीकरण अनवीकरण के बारे में। आई होप कि आप लोग कभी इसको भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, काफी लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा, पत्तन और पोताश्रय में क्या अंतर है, बताना आप लोग को। कि पत्तन और पोताश्रय में अंतर बताना है, किसको कहते हैं पत्तन, किसको कहते हैं पोताश्रय। तो देखो, पत्तन में क्या होता है कि जैसे मैं आप लोग को पहले एक फिगर बना देता हूँ पत्तन और पोताश्रय के बारे में समझाने से पहले, ताकि आप लोग इसको इजीली समझ पाए, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। पत्तन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, ये पत्तन और पोताश्रय होता क्या है, समुद्र में होता है। पहले ये चीज़ आप लोग नोटिस कर लीजिए, कहाँ पे होता है। तो ये एक बहुत बड़ा समुद्र है, मान के चलिए, ठीक है। ये क्या है, बोले सर समुद्र है, क्या है ये, समुद्र है। चारों तरफ से पानी बह रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि वो जहाज होता है ना, वो जहाज, पानी जहाज जिसको हम कहते हैं, वो जहाज यहाँ पे है, ठीक है। अब ये जहाज में क्या होता है, लहर में जो पानी जहाज जो है ना, एकदम तरपता है ऊपर पानी में, ठीक है। क्या होता है ये, पानी में तरपता है, क्योंकि जहाँ समुद्र का पानी आपको पता है कि कैसा होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि इस जहाज को बीच समुद्र में कोई रोका नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसको क्या आता है, किनारे पे लेके आया जाता है, कोई सामान वगैरह इसको उतारने उतारने के लिए। तो किनारे में दो तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि समुद्र का पानी किनारे में भी क्या होता है, एकदम पूरे उछाल के फेंक देता है। तो उसी को रोकने के लिए क्या बनाए जाते हैं, तो पोताश्रय बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, तो मतलब पोताश्रय कैसे बनाए जाते हैं, जैसे ये आपका समुद्र है, इसमें क्या होता है, किनारे को इस तरह से खोखला कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं जी, बोले सर खोखला कर लेते हैं। खोखला करके ये पानी को यहाँ पे जो है पास करते हैं समुद्र का, ठीक है। क्या होते हैं, पास होते हैं। और फिर इसी से क्या होगा कि जहाज जो है यहाँ पे आएगा इस खोखले में, और यहाँ पे क्या होगा, फिर जहाज जो रुकेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका जहाज का धक्का मुक्की कम होगा, यहाँ पे पानी का जो है ये जो बहाव का कम हो, क्योंकि यहाँ पे दूर आ गया, अलग से गड्ढा गोलाई को घेरा गया, एक तरह समझ के मारा हो गया, जिसको जिंदा और मारा कहते हैं ना, तो ये मारा हो गया। अब ये को हो गया, इसको कहते हैं पोताश्रय। क्या कहेंगे इसको, पोताश्रय कहते हैं। तो पोताश्रय तो आ गया, पत्तन कहाँ जाएगा, तो इसी जहाज के बगल में जो है छोटे छोटे स्टेशन बनाए जाते हैं। जहाज के यानी पोताश्रय के बगल में छोटे छोटे स्टेशन बनाए जाते हैं, जो मतलब सड़क और रोड से मिले होते हैं। जैसे कोई गाड़ी उड़ी जाएगा तो सीधा जो है इस पत्तन पे आएगा, जहाज आके यहाँ पे लगेगा, और लग के फिर गाड़ी उड़ी सामान वामान उतारेगा या फिर ले जाएगा, ठीक है। तो ये वाले जो जगह हो गया पोतासर हो गया, और इसी के बगल में जो स्टेशन बनाए जाते हैं, जिसको हम स्टेशन कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, पत्तन कहेंगे। समझ में आ गई बात। एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये बड़े समुद्र होते हैं जहाँ पे पानी का झटका बहाव बहुत ज़्यादा होता है। समुद्र को काट के
ये जो होते हैं क्या कहते हैं, गोल घेराव में बड़ा सा एक नदी टाइप का, तालाब टाइप का रूप ले लिया था। इसमें क्या होता है, इसकी स्पीड जो समुद्र की जो वो दहक जो होती है वो कम हो जाती है, इससे जहाज जो तड़पे नहीं, इतना ऊपर नीचे नहीं करे। फिर इसी के बगल बगल में क्या होते हैं, छोटे छोटे स्टेशन बनाए जाते हैं जिसको हम लोग पत्तन कहते हैं। तो ये हो गया पूरा पोताश्रय, और ये हो गया क्या, पत्तन। और पत्तन में क्या होगा कि सामान को उतारने और चढ़ाने में इजीली होता है, क्योंकि अगर पता चला कि यहीं पे अगर पत्तन बना, पत्तन तो यहाँ भी बना सकता है किनारे पे, पता चला कि यहाँ पत्तन बनाया और जैसे समुद्र का झोंक आया, पूरा पता चला कि जहाज को उड़ा के पत्तन में ही बैठा दिया, है ना। तो इस तरह की घटना हो सकती है, इस वजह से पहले पोतासरा बनाया जाता, और पोतासरा के अंदर जो है पत्तन बनाया जाता। तो समझ में आ गया कि पत्तन और पोतासरा क्यों आ गया दो चीज। चाहे तो यहीं पे किनारे पे बना सकता था ना, कि ये समुद्र है, समुद्र किनारे पे बना दिया पत्तन जहाज को रोकने के लिए। जहाज रुक रहा, पत्तन को तले उखाड़ के लेके जहाज समेत लेके भाग गया पूरा पानी का, इतना क्योंकि बहुत दहक होता है पानी का, समुद्र का पानी का, आप लोग देखे होंगे अगर कहीं, या फिर जाके बाद में देख लेना आप लोग कहीं पे भी, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोगों को, ये पूरा पोतासर हो गया, और इसी के बीच में जो स्टेशन होती है वो पत्तन होती है, ठीक है। चलो आप इसको अच्छी तरह से आप लोग को लिखना है कैसे, देखो। पत्तन में जहाज, बड़े बड़े जहाज और कार्गो में पर्याप्त लंबी अवधि के लिए रुकने के लिए वाणिज्य सुविधाएं उपलब्ध थी, जैसे लंबे समय पे यहाँ पे रुकने के लिए उसको क्या होगा, सुविधाएं वगैरह उपलब्ध होती है, ठीक है। पोताश्रय में लहर ज्वारा से बचने के लिए या ईंधन भरने के लिए उद्देश्य से जहाज को छोटी अवधि के लिए डाक करने की सुविधा होती है। जैसे बोले आपको, लहरों से बचने के लिए पोताश्रय में रखा जाता है, चाहे ईंधन वगैरह भरा जाए। जैसे ऊपर में अगर मान लो यहाँ पे समुद्र में भरा जाएगा ईंधन, मान लो कोई जहाज को जो है ईंधन खत्म हो गया, लेकिन उसको सामान वगैरह नहीं लेना जाए, ठीक है, सामान वगैरह उतार करके चढ़ाव करते में पत्तन मारने की जरूरत है, लेकिन सिर्फ उसको तेल भरना है, तो बीच में ये कहीं भी पोताश्रय में रख दिया और जाके तेल भर दिया, है ना। तो ईंधन वगैरह भरने के लिए जो पोताश्रय वर्क आता है, ठीक है। आगे देखो क्या है कि पत्तन जो व्यापार के द्वारा होते हैं, जो अपनी पृष्ठभूमि से सड़क व रेल मार्ग से अच्छी तरह से जुड़े होते हैं, जबकि पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय अस्त्र होते हैं। अब पोताश्रय भी जान लें, पोताश्रय जो दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है प्राकृतिक, एक होते हैं क्या कहते हैं कि प्राकृतिक हो सकते हैं, एक हो सकता है मानव कृत्य। यानी प्राकृतिक, कोई कोई पत्थर में क्या होता है कि ऑलरेडी जो है वो कोई समुद्र में ऐसे गोल टाइप का जो है पूरा ये रहता है, मतलब बना हुआ रहता है, ठीक है। और कोई कोई क्या होता है कि इंसान बनाना पड़ता है, जहाँ जहाँ अगर स्टेशन बनाना है तो वहाँ पे पहले उसको खोद के चारों तरफ से बनाना पड़ता है, ठीक है। और कहीं कहीं प्राकृतिक रूप से ही बनाया हुआ होता है, और वहीं पे जो है क्या करते हैं, पत्थर बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक। तो जो आपका पता सर जो दो तरह के हो सकते हैं, प्राकृतिक भी हो सकते हैं, मानव निर्मित हो सकते हैं। जो मानव बनाया उसको कृत्रिम कहेंगे, और जो प्रकृति बनाने द्वारा है तो उसको प्राकृतिक रहेंगे। तो पोताश्रय दो तरह के हो सकते हैं। क्लियर हो गया, अच्छी तरह से थोड़ा मैं इसको डीप समझा दिया ताकि आप लोग कभी इसको भूले नहीं, ठीक है। चलो लाइक कर देंगे पसंद आया तो। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहे हम लोग कि भू निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं। देखो भू निम्नीकरण के बारे में पूछ रखा है, काफी इजी सा क्वेश्चन है। जैसे यानी जमीन की उर्वरकता शक्ति को खत्म होना ही भू निम्नीकरण, यानी पैदावार अगर जहाँ पे 10 कुंटल हो रहा था, 7 कुंटल हो रहा है उस जमीन पे 6 कुंटल हो रहा है, यानी भू निम्नीकरण हो रहा है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं भू निम्नीकरण। देखो भू निम्नीकरण से भूमि की जैविक या आर्थिक उत्पादकता में कमी आ जाती है, ठीक है। फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादन घट जाते हैं, किसानों को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। तो यही है भू निम्नीकरण, यानी भूमि की उपजाऊ शक्ति खत्म होना, ठीक है। तो आशा है कि आप लोग को 10 क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया, और इसको अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लिए तो 100% गारंटी करता हूँ एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाला, ठीक है। बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एग्जाम बूस्टर हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया है, उसके लिए आप लोग 8210775306 ये नंबर पे कॉल कर लीजिए। बिहार बोर्ड एजुकेशन एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। आपको जो है पूरा जो है एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। मात्र 25 दिन में जो है इस कोर्स को आप लोग खत्म कर सकते हैं, और कोर्स का प्राइस मात्र 250 यानी 249 ही रुपये है अभी, ठीक है। 249 रुपये कोर्स का प्राइस है, और इसमें सारा सब्जेक्ट कवर किया है, 6 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। 6 सब्जेक्ट आपका कवर किया गया है, और बिल्कुल 25 दिन में आप लोग इजीली खत्म कर सकते हैं। वैसे तो ये आपका एग्जाम तक वैलिड रहेगा, लेकिन एक तो मैक्सिमम जो टाइम जो है आप चाहे अगर कंटिन्यू पढ़े तो 25 दिन में इसको खत्म कर सकते हैं। हम डे बाय डे इसको डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग जो जो नहीं लिए हैं जल्दी से लीजिए, काफ़ी जो है ये एग्जाम में हेल्प कर पाता है। हर वर्ष हम लोग ये कोर्स लॉन्च करते हैं, और ये एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा कोर्स होता है, क्योंकि इसका नाम है एग्जाम बूस्टर। सिर्फ ये मार्क्स के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो आप लोग कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा। चलिए यहीं तक हम लोग क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।